ये शरीर के नीचे हिस्से को नियंत्रित करती है। जब शिशु घुटनों के बल चलता है, पहले हाथों को तथा बाद में पैरों को काटे। केंद्र से पैरों की अवधि, प्रोक्सिमो डिस्टल, निकट से दूर का विकास, से दूर का विकास, वर्तुलाकार विकास भी कहा जाता है। इसमें केंद्र हृदय होता है। ऊपर की तरफ सिरा सिर, नीचे की तरफ सिरा पैर। पहले हृदय के आसपास के अंगों का निर्माण होता है, फिर दूर के अंगों का। क्या आता है विभिन्न अंगों की गति का, विभिन्न अंगों की गति का, विभिन्न अंगों की गति। ये सिद्धांत क्या है? इस शरीर के कुछ अंग काफी तेज गति से बढ़ते हैं और शरीर के कुछ अंग काफी धीमी गति से बढ़ते हैं। जैसे हाथ, पैर, बाल, नाखून, इनके बढ़ने की गति तेज होती है। आंख, कान, नाक, होंठ, गर्दन, दांत, इनके बढ़ने की गति धीमी होती है। विभिन्न अंगों की गति कैसे? शरीर के कुछ अंग काफी तेज गति से, जैसे हाथ, पैर, बाल, नाखून। शरीर के कुछ अंग काफी धीमी गति से बढ़ते हैं, जैसे आंख, कान, नाक, होंठ, गर्दन। विभिन्न अंगों की गति का सिद्धांत। शरीर के कुछ अंग काफी तेज गति से बढ़ते हैं, शरीर के कुछ अंग काफी तेज गति से बढ़ते हैं, जैसे आंख, कान, नाक, होंठ, गर्दन। जैसे आंख, कान, नाक, होंठ, गर्दन, दांत। दूसरा लिखें, शरीर के कुछ अंग काफी धीमी गति से बढ़ते हैं, शरीर के कुछ अंग काफी धीमी गति से बढ़ते हैं, जैसे आंख, कान, नाक, होंठ, गर्दन, दांत। जैसे आंख, कान, नाक, होंठ, गर्दन, दांत। उसके बाद अंतिम अपना सिद्धांत आता है वंशानुक्रम और वातावरण का संबंध। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, वातावरण का, हेरिडिटी एंड और वातावरण। वंशानुक्रम और वातावरण का संबंध। मानव विकास है कि वंशानुक्रम और वातावरण की अंतर क्रियाओं का परिणाम। अर्थात वंशानुक्रम गुना वातावरण बराबर विकास। पूर्वज लिखते हैं कि वंशानुक्रम और वातावरण का संबंध योग के समान ना होकर के गुणनफल के समान। वंशानुक्रम और वातावरण का संबंध है वो योग के समान ना होकर के गुणनफल के समान। देखिए मानव विकास, वंशानुक्रम और वातावरण की, मानव विकास वंशानुक्रम और वातावरण की अंतर क्रियाओं का, क्रियाओं का वंशानुक्रम गुना वातावरण बराबर, वंशानुक्रम वंशानुक्रम गुना वातावरण, गुना वातावरण बराबर। आज अपना ये टॉपिक अभिवृद्धि विकास के सिद्धांत पूरा हो गया। कल हम शुरू करेंगे बाल विकास की अवस्था। कल अपना टॉपिक क्या रहेगा? बाल विकास के पूर्वज क्या लिखते हैं कि वंशानुक्रम
और वातावरण का योग के समान ना हो सकते, अनुक्रम और वातावरण का संबंध योग के समान ना हो उसके समान पूरा किस पूर्ण करके पूर्ण करके पूर्ण करके प्रकार के वंशानुक्रम वातावरण का मानव विकास वंशानुक्रम और वातावरण की अंत्य क्रियाओं का विकास वातावरण की अंत्य क्रियाओं का वंशानुक्रम गुणा वातावरण बराबर वंशानुक्रम गुणा वातावरण बराबर पूर्व वंशानुक्रम और वातावरण का संबंध योग के समान ना होकर के गुणनफल के वंशानुक्रम और वातावरण का संबंध योग के समान ना होकर के गुणनफल के लेकिन इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। रहेगी कौन कौन सी है? एक तो है गर्भावस्था, एक है स्तनावस्था, एक है बाल्यावस्था और एक है किशोरावस्था। तो बाल विकास में कितनी अवस्थाएं? 4 अवस्थाएं। देखें बाल विकास में बाल विकास की प्रक्रिया में गर्भावस्था से लेकर अवस्था से किशोरावस्था का अध्ययन किया, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था का अध्ययन किया। बाल विकास में 4 अवस्था, बाल विकास में 4 अवस्था। विकास शब्द को काम में नहीं लिया हमने, शब्द को काम में लिया चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास को विकास में जो जीवन पर्यंत की अवस्थाएं शामिल होती है, बाल विकास में 4 अवस्थाएं शामिल। बाल विकास में 4 अवस्थाएं शामिल है। गर्भावस्था, दूसरी है स्तनावस्था, तीसरी है बाल्यावस्था, चौथी है किशोरावस्था। देखिए बाल विकास की अवस्थाएं, बाल विकास की प्रक्रिया में गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास की प्रक्रिया में गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था का अध्ययन। बाल विकास में 4 अवस्थाएं शामिल। बाल विकास में 4 अवस्थाएं। पहले लिखे गर्भावस्था, दूसरी शिशुअवस्था, तीसरी किशोरावस्था, तीसरी बाल्यावस्था, चौथी लिखे किशोर। तो सबसे पहले हम किस अवस्था का अध्ययन करेंगे? तो सबसे पहले हम गर्भावस्था का, पहली अवस्था कौन सी रहेगी अपनी? गर्भावस्था। और गर्भावस्था का समय कितना रहेगा? तो गर्भावस्था का समय रहेगा गर्भ धारण करने से 280 दिन या 40 सप्ताह। तो देखिए 270 दिन, जैसे बिहार टेट में ये प्रश्न पूछा गया था कि गर्भावस्था का समय कितना होता है, और बिहार टेट में 280 दिन विकल्प में नहीं था। ऐसी परिस्थिति में 270 दिन सही मानेंगे। जो भी 280 270 दिन आते हैं वो हमें सही मानने, वो चीज हमको क्या माननी पड़ेगी? वो चीज हमें सही माननी पड़ेगी, चाहे 217 चाहे 272 275 280, तो वो चीज हमें सही माननी पड़ेगी। तो गर्भावस्था का समय कितना रहेगा गर्भ धारण करने से? 280 दिन या 40 सप्ताह। रीट 2016 में पूछा गया कि मानव विकास का प्रारंभ कितने कोष से होता है? कोष कह सकते हैं, कोशिका कह सकते हैं, सेल कह सकते हैं। तो मानव विकास का प्रारंभ एक कोष से होता है। कितने कोष से होता है? एक कोष से होता है, और उस कोष को संयुक्त कोष के नाम से जाना जाता है। मानव विकास का प्रारंभ एक कोष से होता है और उस कोष को संयुक्त कोष के नाम से जाना जाता है। संयुक्त कोष में एक मातृकोष और एक पितृकोष को शामिल किया जाता है, अर्थात एक तो माता की कोशिका को शामिल किया जाएगा और एक पिता की कोशिका को शामिल किया जाएगा। तो संयुक्त कोष में एक मातृकोष और एक पितृकोष को शामिल किया जाता है। जो महिला है, महिलाओं में अंडाणु पाए जाते हैं और पुरुषों में शुक्राणु पाए जाते हैं। महिलाओं में अंडाणु पाए जाते हैं और पुरुषों में शुक्राणु पाए जाते हैं। महिला में उसके बाद आता है गुणसूत्र। गुणसूत्र ये 23 जोड़े होते हैं जिनकी संख्या 46 होती है। गुणसूत्र कितने हैं? 23 जोड़े हैं जिनकी संख्या 46, जिसमें से 22 जोड़े तो अलैंगिक गुणसूत्र और एक जोड़ा लैंगिक गुणसूत्र। जिसमें से 22 जोड़े अलैंगिक गुणसूत्र और एक जोड़ा लैंगिक गुणसूत्र। उसके बाद आता है, पहले इतना लिख लेते हैं फिर आगे चलेंगे, ऑब्जेक्टिव में लिखेंगे गर्भावस्था समय कितना है। गर्भ धारण करने से 270-80 दिन या 40 तक, 270-80 दिन या 40 तक मानव विकास का प्रारंभ। मानव विकास का प्रारंभ एक कोष से होता है। कोष कह सकते हैं, कोशिका कह सकते हैं, सेल कह सकते हैं। एक कोष से होता है जिसमें जिसे एक कोष से होता है जिसमें संयुक्त कोष का, जिसे संयुक्त
कोष, संयुक्त कोष में एक मात्र कोष, संयुक्त कोष में एक मात्र कोष और एक पितृ कोष, एक पितृ कोष को शामिल किया। महिलाओं में अंडाणु, में अंडाणु और पुरुषों में शुक्राणु पाया जाता है। कुल सूत्र के 23 जोड़े होते हैं, जिनकी संख्या 40 है। जिसमें से 22 जोड़े अलैंगिक, 22 जोड़े अलैंगिक तथा एक जोड़ा लैंगिक कोष, एक जोड़ा, ठीक है। महिला में एक्स एक्स गुणसूत्र, में एक्स एक्स गुणसूत्र तथा पुरुषों में एक्स वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। देखिए गर्भावस्था में समय गर्भ धारण करने से 280 दिन या 40, गर्भ धारण करने से 270-80 दिन या 40, मानव विकास का अध्ययन को इंपॉर्टेंट करना मुश्किल है। मानव विकास एक कोष से होता है। मानव विकास का एक कोष, इसे संयुक्त कोष कहा जाता है। संयुक्त कोष में एक मातृ कोष और एक पितृ कोष को शामिल किया जाता है। उसमें एक मातृ कोष और एक पितृ कोष को, महिलाओं में अंडाणु और पुरुषों में शुक्राणु पाए, में अंडाणु और पुरुषों में शुक्राणु। के गुणसूत्र ये 23 जोड़े होते हैं, जिनकी संख्या 46, इसमें से 22 जोड़े अलैंगिक, एक जोड़ा लैंगिक गुणसूत्र। 22 जोड़े अलैंगिक, एक जोड़ा लैंगिक। महिला में एक्स एक्स गुणसूत्र तथा पुरुषों में एक्स वाई गुणसूत्र पाए, बात है जेंडर, लिंग, जेंडर, जेंडर को जेंडर की बात है, एक ऑब्जेक्टिव लिंग, जेंडर, कैसी संरचना, ओब्लिक पाया, पहला जैविक, दूसरा सामाजिक, तीसरा शारीरिक,
चौथा मनोविज्ञान। पूछा जा रहा है कि जेंडर है कैसी संरचना या कैसा आयाम, क्या होना चाहिए? मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बताना है मनोविज्ञान में जेंडर को क्या होगा। साधारण तो में ये लगा कि जेंडर है वो या तो शारीरिक है या फिर जैविक है। लेकिन मनोविज्ञान क्या मानती है? मनोविज्ञान मानती है कि जेंडर है ये एक सामाजिक संरचना है क्योंकि लिंग के आधार पर ही समाज में महिला और पुरुष का निर्धारण किया जाता है। कौन महिला है कौन पुरुष है। लिंग के आधार पर समाज में महिला और पुरुष का निर्धारण किया जाता है तथा उनके कार्य और कर्तव्यों को भी निर्धारित किया। इस कारण लिंग को कैसी संरचना माना जाता है? लिंग को एक सामाजिक संरचना को माना जाता है। उसके बाद आता है लैंगिक लक्षण। लैंगिक लक्षण किसे कहेंगे? प्राइमरी जेंडर कैरेक्टरिस्टिक, ऐसा कह सकते हैं प्राइमरी जेंडर कैरेक्टरिस्टिक। प्रजनन के लिए आवश्यक लैंगिक संरचना। मूल लैंगिक लक्षण किसे कहेंगे? प्राइमरी जेंडर कैरेक्टरिस्टिक किसे कहेंगे? प्रजनन के लिए आवश्यक जरूरी लैंगिक संरचना। उसके बाद आता है गौण लैंगिक लक्षण, सेकेंडरी जेंडर कैरेक्टरिस्टिक। वे शारीरिक गुण जो जेंडर से संबंधित है, लिंग से संबंधित है, किंतु प्रजनन में उन्हें शामिल नहीं किया जाता। वे शारीरिक संरचना या गुण जो लिंग से तो संबंधित है किंतु प्रजनन में उन्हें शामिल नहीं किया जाता है, वो कहलाता है लैंगिक गौण लैंगिक लक्षण। उसके बाद आता है लिंग प्रारूप। लिंग प्रारूप जेंडर टाइपिंग, जेंडर टाइपिंग कहेंगे। लिंग प्रारूप तब प्रारंभ होता है जब किसी समाज के महिला व पुरुष के लिए उचित अथवा विशिष्ट समझे जाने वाले व्यवहार के अनुरूप व्यक्ति सूचनाओं को कूट संकेतिक अथवा संचित करने के लिए तैयार हो। लिंग प्रारूप तब प्रारंभ होता है जब किसी समाज में महिला एवं पुरुष के लिए उचित अथवा विशिष्ट समझे जाने वाले व्यवहार के अनुरूप व्यक्ति सूचनाओं को कूट सांकेतिक तथा संचित करने के लिए तैयार हो। ठीक है, जेंडर के लिए लिंग एक सामाजिक संरचना है क्योंकि लिंग के आधार पर क्योंकि लिंग के आधार पर ही समाज में समाज में महिला और पुरुष का निर्धारण किया जाता है तथा महिला और पुरुष के महिला और पुरुष के कार्यों और कर्तव्यों उससे कार्यों और कर्तव्यों को निर्धारित किया। मूल लैंगिक लक्षण, मूल लैंगिक लक्षण, मूल लैंगिक लक्षण किसे कहेंगे? प्रजनन के लिए आवश्यक लैंगिक शब्द, प्रजनन के लिए आवश्यक लैंगिक संरचना। वो चीज क्या कहलाएगी? वो चीज कहलाएगी मूल लैंगिक। कौन लैंगिक लक्षण? कौन वे शारीरिक गुण जो वे शारीरिक गुण जो लिंग से संबंधित है, लिंग से संबंधित है। वे शारीरिक गुण जो लिंग से संबंधित है किंतु प्रजनन में शामिल नहीं किए, किंतु प्रजनन में शामिल नहीं। उसके बाद आता है लिंग प्रारूप, जेंडर टाइप। लिंग प्रारूप का प्रारंभ होता है लिंग प्रारूप तब जब किसी समाज के जब किसी समाज की महिला व पुरुष के लिए पुरुष के लिए विशेष पुरुष के लिए उचित अथवा विशेष समझे जाने उचित अथवा विशिष्ट समझे जाना विशिष्ट समझे जाने वाले आगे व्यक्ति सूचनाओं को कूट संकेतित तथा संकेतित संकेत करने के लिए तैयार तैयार नोट करें। इन करिए ऑब्जेक्टिव लिखो ये पहले तो फिर अपने आगे चलेंगे।
या तो लिखने लिंग कहते संरचना है जैविक सामाजिक शारीरिक गुण यानी सही लिख करें सामाजिक। लिंग एक सामाजिक संरचना है क्योंकि लिंग के आधार पर ही समाज में महिला और पुरुष का निर्धारण किया जाता है। महिला और पुरुष के कार्यों पर निर्धारित। मूल लैंगिक लक्षण प्रजनन के लिए आवश्यक लैंगिक संरचना। मूल लैंगिक लक्षण मूल लैंगिक शारीरिक गुण जो लिंग से संबंधित है। गुण जो लिंग से किंतु प्रजनन में शामिल नहीं किया। लिंग प्रारूप लिंग प्रारूप लिंग प्रारूप तब पैदा होता है जब किसी समाज के महिला व पुरुष के लिए उचित अथवा विशेष समझे जाने वाले व्यवहार के अनुरूप उचित अथवा विशेष समझे जाने व्यक्ति सूचनाओं को कूट संकेतिक संकेत करने के लिए तैयार। उसके बाद आता है यौन सेक्स। ऑब्जेक्टिव देखेंगे अपने पहले आगे चलेंगे। यौन कैसे जैविक सामाजिक शारीरिक मनोविक है। क्या होगा ये आइडिया क्या हो सकता है ये सोचे यौन को कैसी संरचना यौन को कैसी संरचना माने जैविक संरचना। यौन को जैविक संरचना यौन को जैविक संरचना क्यों मानना है क्योंकि यौन है ये प्रजनन में सहायता है संतान उत्पत्ति करने में यौन है ये तो यौन जैविक संरचना देखिए जो जैविक परिप्रेक्ष्य है जैविक परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है। जैविक परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है। यौन हार्मोन प्रजनन कार्यों में उपयोगी हार्मोन यौन हार्मोन कहलाते हैं। यौन हार्मोन महिला और पुरुष दोनों में पाए जाते हैं। प्रजनन कार्यों में उपयोगी हार्मोन यौन हार्मोन कहलाते हैं तथा यौन हार्मोन महिला और पुरुष दोनों में पाए। महिलाओं में एस्ट्रोजन यौन हार्मोन है और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन यौन हार्मोन। पिछली बार रीट 2022 में प्रश्न पूछा जा चुका है कि महिलाओं में कौन से यौन हार्मोन पाए जाते हैं। एस्ट्रोजन महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में पाए। यौन एक जैविक संरचना है क्योंकि
उपयोगी है प्रजनन में सहायता। क्या रहेगा प्रजनन में? जैविक परिप्रेक्ष्य के अनुसार शरीर के एक विशिष्ट तथा ठीक है विशिष्ट पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को प्रदर्शित पूर्व व्यवस्थित प्रजनन के लिए उपयोगी हार्मोन ये महिला और पुरुष दोनों पर महिला महिलाओं में एस्ट्रोजन अगर एस्ट्रोजन पुरुषों में कैसी संरचना पहले में लिखे जैविक दूसरे में सामाजिक में शारीरिक चौथे में मनोवैज्ञानिक और एक जैविक संरचना है क्योंकि यह प्रजनन में सहायता करती है। जैविक परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर बाल विकास शरीर के एक विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को प्रदर्शित विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को प्रदर्शित यौन हार्मोन प्रजनन के लिए उपयोगी हार्मोन यौन हार्मोन है। प्रजनन के लिए उपयोगी यौन हार्मोन एस्ट्रोजन तथा पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन यौन हार्मोन एस्ट्रोजन और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन यौन अच्छा इतना ही जीन कैसे संरचना है तो जीन है ये स्थिर संरचना तथा जो जीन के गुण है वो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में हस्तांतरित कर दिए जाते हैं। इन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जोहानसन ने किया। इन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जोहानसन ने किया। जीन है कि गुणसूत्र की सबसे छोटी इकाई है और जीन को ही वंशानुक्रम का वाहक माना है। दो चीजें एक है फिनोटाइप और एक है जीनोटाइप। पिछली बार पेपर में जीनोटाइप है वो पूछा जा चुका है। जीनोटाइप पिछली बार पेपर में जीनोटाइप का जो था वो पिछली बार पूछा गया था। एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को किस नाम से जाना जाता है? एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को फिनोटाइप के नाम से जाना फिनोटाइप के नाम से जाना जो गुणसूत्र अनुवांशिकी सामग्री द्वारा बच्चों में हस्तांतरित होते हैं उन्हें जीनोटाइप कहा जाता है। ये प्रत्यक्ष रूप से दर्शन नहीं होते। फिनोटाइप जो दिखाई दे जैसे हमारी शारीरिक संरचना हमारा रूप रंग और जीनोटाइप जो गुणसूत्र जीन के माध्यम से हमें तो आगे माता पिता से उनको प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति पहचान नहीं पाता है, वो देख नहीं पाता है, वो कहलाता है उसको कहा जाता है जीनोटाइप। एक फिनोटाइप हो गया एक जीनोटाइप। एक होता है एलील जीन का जोड़ा जो विशेष गुणसूत्र पर एक विशिष्ट स्थान अधिकृत करता है तथा समान गुणसूत्रों को गुणों को नियंत्रित करता है। एलील किसे कहेंगे? जीन का जोड़ा जो विशेष गुणसूत्र पर एक विशिष्ट स्थान अधिकृत करता है तथा समान गुणों को नियंत्रित करता है वो एलील कहलाता है। जीन शब्द का सर्वप्रथम जोहानसन ने जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जोहानसन। जीन गुणसूत्र की सबसे छोटी
जीन को ही आनुवंशिकता का वाहक माना जाता है। जीन को आनुवंशिकता का वाहक माना। phenotype, एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषता phenotype। पिछली बार रीट में आया था फिनोटाइप, रीट प्री में भी पूछा गया था और रीट मेंस में भी पूछा। जो गुणसूत्र आनुवंशिक सामग्री का बच्चों में हस्तांतरित होते उसे जीनोटाइप का जीन का जोड़ा जो विशेष गुणसूत्र पर जीन का जोड़ा विशेष गुणसूत्र पर एक विशेष स्थान अधिकृत करता है। जीन का जोड़ा जो एक विशेष गुणसूत्र पर विशिष्ट स्थान अधिकृत करता है, विशिष्ट स्थान अधिकृत करता है तथा समान गुणों को नियंत्रित करता है। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉनसन ने किया। जीन गुणसूत्र की सबसे छोटी इकाई जीन को आनुवंशिकता का वाहक माना। फिनोटाइप फिनोटाइप सुधाजी स्वागत। फिनोटाइप एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को फिनोटाइप कहा जाता है। जीनोटाइप जो गुणसूत्र आनुवंशिकी सामग्री द्वारा बच्चों में हस्तांतरित होते हैं उसे जीनोटाइप कहा जाता है। जो गुणसूत्र आनुवंशिकी सामग्री द्वारा बच्चों में हस्तांतरित होते हैं उसे जीनोटाइप कहा जाता है। इन व्यक्ति ने प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं पाई। जीन का जोड़ा जो एक विशेष गुणसूत्र पर जीन का जोड़ा जो एक विशेष गुणसूत्र पर विशिष्ट स्थान अधिकृत करता है, विशिष्ट स्थान अधिकृत करता है तथा समस्त गुणों को नियंत्रित करता है, समस्त गुणों को नियंत्रित इसके बाद है प्राज्ञ मानव होमो सपियंस। प्राज्ञ मानव होमो सपियंस आधुनिक मानव प्राणी का वैज्ञानिक, आधुनिक मानव प्राणी का वैज्ञानिक। उसके बाद है मिम्स। मिम्स मानव समाज के डीएनए जो व्यक्ति के कार्य व्यवहार गतिविधियों क्रियाकलापों को प्रभावित करते हैं। मिम्स को हम कह सकते हैं हमारी जो सभ्यता संस्कृति परंपरा प्रथाएं जो हमारे कार्य को हमारे व्यवहार को हमारे सभी चीजों को प्रभावित करती है वो चीज मिम्स के नाम से जानी जाती है। एड्रीनलिन एड्रीनलिन है कि मानव शरीर का हार्मोन है तो किसी को लड़ने भागने या भयभीत होने की प्रतिक्रिया के लिए तैयार करता है। एड्रीनलिन मानव शरीर का हार्मोन है तो किसी को लड़ने भागने या भयभीत होने की प्रतिक्रिया के लिए तैयार करता है।
आसक्ति अटैचमेंट। आसक्ति शब्द का प्रयोग एडलर ने किया है। आसक्ति है वो माता पिता और बच्चे के बीच में गहन स्नेहात्मक संबंध, जैसे अपने माता पिता और हम है, माता पिता और हम में जो आपसी लगाव है, आपसी जो भावात्मक संबंध है, वही आसक्ति के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम माँ का पहला दूध, जो गाढ़ा हल्के पीले रंग का होता है, अतः इसे तरल सोना भी कहा जाता है। जब शिशु गर्भावस्था में 3-4 महीने का होता है, तभी से माता में इसका निर्माण होना शुरू हो जाता है और यह बच्चों के लिए पौष्टिक एवं रोग प्रतिरोधक है। उसके बाद आता है अपरा या प्लेसेंटा। अपरा या प्लेसेंटा यह एक नली है जिसके माध्यम से गर्भस्थ शिशु गर्भावस्था में अपनी माता से पोषक तत्व प्राप्त करता है। एक नली है जिसके माध्यम से गर्भावस्था में गर्भस्थ शिशु अपनी माता से पोषक तत्व प्राप्त करता है। कैरियोटाइपिंग, छोटे छोटे नाम है लेकिन इंपॉर्टेंट है। कैरियोटाइपिंग ये रक्त के जांच करने की तकनीक है और इस तकनीक के द्वारा ये पता लगाया जाता है कि नवजात शिशु में XX या XY गुणसूत्र की संख्या सही है या नहीं। अगर लड़कियां तो उसमें XX 23 जोड़े हैं या नहीं, यदि लड़का है तो उसमें XY 23 जोड़े हैं या नहीं, इस चीज का पता लगाया। क्योंकि यदि शिशु में लड़की या लड़के में गुणसूत्र में कोई कमी हो जाती है तो बालक कई प्रकार की बीमारियों का शिकार हो जाता है, जिसे मनोवैज्ञानिक भाषा में सिंड्रोम कहा जाता है। जैसे डाउन सिंड्रोम है, लाइफ सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, पटाउ सिंड्रोम है, बहुत सारे रोग हैं। ये हम 3-4 पढ़ेंगे जो पेपर में पूछे। दोबारा देखें, प्राज्ञ मानव होमो सेपियंस, आधुनिक मानव प्राणी का वैज्ञानिक। विम्स मानव समाज के डीएनए जो व्यक्ति के कार्य व्यवहार गतिविधियों क्रियाकलापों को प्रभावित। विम्स के विम्स कुछ नाम से जानी जाती है, विम्स के नाम से। एड्रेनलिन मानव शरीर का हार्मोन जो किसी को डरने भागने या भयभीत होने की प्रतिक्रिया के लिए तैयार। आसक्ति अटैचमेंट शिशु माता पिता और बच्चों के बीच में आपसी भावात्मक है। कोलोस्ट्रम माँ का प्रथम दूध जो हल्के पीले रंग का होता है, जिसे तरल सोना कहा जाता है। जब शिशु गर्भावस्था में 3-4 महीने का होता है तभी से इसका निर्माण होना शुरू हो जाता है। ये बच्चे के लिए पौष्टिक और रोग प्रतिरोधक। अपरा या प्लेसेंटा एक नली जिसके माध्यम से गर्भस्थ शिशु अपनी माता से पोषक तत्वों को प्राप्त करता है। कैरियोटाइपिंग रक्त की जांच करने की तकनीक जिसके द्वारा ये पता लगाया जाता है कि शिशु में XX XY गुणसूत्र की संख्या सही है या नहीं। प्राज्ञ आधुनिक मानव प्राणी का विज्ञानी। आधुनिक मानव प्राणी का वैज्ञानिक नाम विम्स। मानव समाज के लिए जो व्यक्ति के कार्य और अन्य सभी गतिविधियों कार्यों अन्य सभी गतिविधियों नए क्रियाकलापों एड्रेनलिन मानव समाज का डीएनए मानव शरीर का हार्मोन मानव शरीर का तो किसी को डरने भयभीत होने भयभीत प्रतिक्रिया शब्द का प्रयोग एडलर ने किया। माता पिता और बच्चों में आपसी भावात्मक बताओ, आपसी भावात्मक आ सकती है। कोलोस्ट्रम माँ का पहला दूध। कोलोस्ट्रम एक गाढ़ा हल्के पीले रंग का होता है। गाढ़ा हल्के पीले रंग का होता है। इसके तरल सोना का जब शिशु गर्भावस्था में 3-4 माह का होता है तभी से कोलोस्ट्रम का निर्माण इससे कोलोस्ट्रम
अपना ओब्लिक भेज देते हैं। एक नली है जिसके माध्यम से गर्भस्थ शिशु अपनी माता से पोषक तत्व प्राप्त करना प्राप्त करता है। विप्लव मानव आधुनिक मानव प्राणी का विज्ञान मानव समाज के डीएनए व्यक्ति के कार्य व्यवहार तथा अन्य सभी गतिविधियों में क्रियाकलापों को प्रभावित के बाद एड्रेनलिन मानव शरीर का हार्मोन जो किसी को लड़ने भागने आग्रहित होने की प्रतिक्रिया के लिए तैयार आसक्ति शब्द का प्रयोग हिटलर ने किया। माता पिता और बच्चों में आपसी भावात्मक लगाव बच्चों में आपसी भावात्मक भाव आसक्ति कर कोलोस्ट्रम मां का पहला दूध कोलोस्ट्रम कहलाता है। मां का पहला दूध कोलोस्ट्रम कहलाता है। एक गाढ़ा हल्के पीले रंग का होता है। गाढ़ा हल्के पीले रंग का अतः इसे तरल सोना का जब शिशु गर्भावस्था में 3-4 माह का होता है तभी से कोलोस्ट्रम का निर्माण शुरू हो जाता है। अपरा ओब्लिक प्लेसेंटा एक नली है जिसके माध्यम से गर्भस्थ शिशु नली है जिसके माध्यम से गर्भस्थ शिशु अपनी माता से पोषक तत्व प्राप्त माता से पोषक तत्व प्राप्त उसके बाद है कैरियोटाइपिंग रक्त के जांच करने की तकनीक रक्त की जांच करने की तकनीक इसके द्वारा रक्त की जांच करने की तकनीक इसके द्वारा ये पता लगाया जाता है कि नवजात शिशु में XX या XY गुणसूत्र की संख्या सही है या नहीं। कैरियोटाइपिंग रक्त के जांच करने की तकनीक इसके द्वारा ये पता लगाया जाता है नवजात शिशु में XX या XY गुणसूत्र की संख्या XX या XY गुणसूत्र की संख्या सही है या नहीं। सही नहीं होगी तो बच्चा कई प्रकार के सिंड्रोम का शिकार हो जाएगा। जैसे डाउन सिंड्रोम शब्द का प्रयोग जॉन लैंगडन डाउन ने किसने किया? जॉन लैंगडन डाउन। ये ट्राइसोमी किस भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा बार रीड फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में यही प्रश्न पूछा गया डाउन सिंड्रोम। जैसे ट्राइसोमी किस भी कहा जाता है। महिला में माता में 21वें गुणसूत्र जोड़े में कोई भी समस्या पैदा होती है तो वो डाउन सिंड्रोम कहलाती है। तो विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है। तो विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 21 मार्च को है। उसके बाद क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर शब्द का प्रयोग है वो केंद्रीय क्लाइनफेल्टर ने किया। जब पुरुष में X गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाती है तो उसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहा जाता है। अर्थात 46 के स्थान पर 47 गुणसूत्र होना। ऐसी परिस्थिति में पुरुष में प्रजनन क्षमता नष्ट हो जाती है, संतान उत्पन्न करने की क्षमता नष्ट हो जाती है। टर्नर सिंड्रोम शब्द का प्रयोग हेनरी टर्नर ने किया। जब महिला में एक X गुणसूत्र की संख्या कम हो जाती है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में तो एक X गुणसूत्र की संख्या बढ़ गई थी, 46 के स्थान पर 47 गुणसूत्र हो गए थे। और इसमें टर्नर सिंड्रोम में एक X गुणसूत्र की संख्या कम हो जाती है, 46 के स्थान पर 45 गुणसूत्र। ऐसा होने पर महिलाओं में मातृत्व बनने की क्षमता है वो नष्ट हो जाती है। पहला अपराध है
डाउन शब्द का प्रयोग डोंट लंदन डाउन लंदन इसे ट्राइसोमी किस भी कहा जाता है ट्राइसोमी इसलिए जब महिला में इस में गुणसूत्र जोड़ने में कोई भी समस्या पैदा होगी उसे डाउन सिंड्रोम का विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस विश्व डाउन सिंड्रोम डे उसके बाद आता है क्लाइंट पैटर्न शब्द का प्रयोग हेनरी क्लाइंट पैटर्न जब पुरुष पुरुष में एक्स गुणसूत्र की संख्या होती है पुरुष में एक्स गुणसूत्र की बढ़ जाती है तो उसे लाइन पैटर्न से जैसे 46 के स्थान पर 45 से डबल एक्स वाई भी डबल एक्स वाई भी शब्द का प्रयोग हेनरी टर्नर शब्द का प्रयोग जब महिला में एक्स गुणसूत्र की संख्या महिला में एक्स गुणसूत्र की संख्या कम हो जाए तो उसे टर्नर सिंड्रोम का जैसे 46 के स्थान पर 45 एक्स जीरो भी का डाउन सिंड्रोम में डाउन शब्द का प्रयोग जॉन लैंगडन डाउन ने ट्राइसोमी किस भी कहा जाता है जब महिला में 21वें गुणसूत्र जोड़े में कोई भी समस्या पैदा होती तो उसे डाउन सिंड्रोम का विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस किस दिन क्लाइंट पैटर्न सिंड्रोम शब्द का प्रयोग क्लाइंट पैटर्न ने किया जब पुरुष में एक्स गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाती है तो उसे क्लाइंट पैटर्न सिंड्रोम का जैसे 46 के स्थान पर 47 पुरुष इसे डबल एक्स वाई भी कहा जाता है शब्द का प्रयोग हेनरी टर्नर ने किया जब महिला में एक्स गुणसूत्र की संख्या कम हो जाती है
तो उसे टर्नर सिंड्रोम का जब महिला में खत्म हो जाती है उसे टर्नर सिंड्रोम का इसे 46 के स्थान पर 45 को इसे X0 भी कहा जाता है। आज के लिए इतना ही, इससे आगे निकल करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आज की अपनी अवस्था दूसरी अवस्था कौन सी है? वो टेस्ट अवस्था। दो तीन चीजें देखें। एक तो पूछा जाता है कि नवजात शिशु किसे कहा जाता है। नवजात शिशु की समयावधि क्या है? तो नवजात शिशु है उसकी समयावधि कितनी रहेगी? जन्म से 30 दिन। जन्म से 30 दिन का जो बच्चा है उसको किस नाम से जाना जाएगा? जन्म से 30 दिन के बच्चे को नवजात शिशु कहा जाएगा। एक पूछा जाता है शैशव काल। सबसे ज्यादा बार यही प्रश्न पूछा गया नीट में। नीट में जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया वो यही पूछा गया शैशव काल के बाद। शैशव काल की समयावधि कितनी है? तो शैशव काल की समयावधि रहेगी जन्म से 2 वर्ष। आपको भी याद रखना है फर्स्ट ग्रेड में भी ये चीज आपको याद रखनी है। फर्स्ट ग्रेड में भी शैशव काल की समयावधि कितनी है? जन्म से 2 वर्ष। और श्रेष्ठावस्था की समाप्ति कितनी है? सुधारी स्वागत अभिनंदन। श्रेष्ठावस्था की समाप्ति कितनी है? तो श्रेष्ठावस्था की समाप्ति है जन्म से 5 वर्ष। अभी देखो जो श्रेष्ठ काल है उसकी समाप्ति कितनी है? जन्म से 2 वर्ष। लेकिन अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि सीली के अनुसार, एक मनोवैज्ञानिक है सीली, उनका नाम देकर के पूछा जाए कि सीली के अनुसार श्रेष्ठ काल की समाप्ति कितनी है, जब तो हमें बताना जन्म से 5 वर्ष। और सीधा ही प्रश्न पूछ लिया जाए कि श्रेष्ठ काल की समाप्ति कितनी है, तो जन्म से 2 वर्ष। पूनम जी स्वागत अभिनंदन। जय श्री कृष्ण। और श्रेष्ठावस्था का समय कितना है? जन्म से 5। उसके बाद 2-4 परिभाषाएं हैं। तो ये तीन अवस्था है, श्रेष्ठावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। यहाँ से ज्यादातर 99% डेफिनेशन परिभाषाएं पूछी जाती है कि किस मनोवैज्ञानिक ने इन अवस्थाओं के लिए क्या पूछा है। वाटसन सबसे ज्यादा बार श्रेष्ठावस्था में आया है। वाटसन क्या लिखता है? मुझे कोई बच्चा दे दो, मुझे कोई बच्चा दे दो, मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर या अन्य कुछ भी बना सकता हूं। मुझे कोई बच्चा दे दो, मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर या अन्य कुछ भी बना सकता हूं। वाटसन की दूसरी परिभाषा है कि श्रेष्ठावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की अन्य सभी अवस्थाओं में सर्वाधिक है। श्रेष्ठावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की अन्य सभी अवस्थाओं में सर्वाधिक। वेलेंटाइन क्या लिखता है कि श्रेष्ठावस्था सीखने का आदर्श काल है। श्रेष्ठावस्था सीखने का आदर्श काल। वेलेंटाइन की दूसरी परिभाषा श्रेष्ठावस्था सर्वाधिक संवेदनशील है। श्रेष्ठावस्था सर्वाधिक संवेदनशील है। स्ट्रेक क्या लिखता है कि शिशु अपने और अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है। शिशु अपने और अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है। स्ट्रेक की दूसरी परिभाषा जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। दोबारा सुने। नवजात शिशु जन्म से 30 दिन, श्रेष्ठ काल जन्म से 2 वर्ष। सीली ने श्रेष्ठ काल की समयावधि जन्म से 5 वर्ष बनाई। 5 वर्ष बताइए। श्रेष्ठावस्था जन्म से 5 वर्ष। वाटसन मुझे कोई बच्चा दे दो, मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर या अन्य कुछ भी बना सकता हूं। वाटसन श्रेष्ठावस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की अन्य सभी अवस्थाओं में सर्वाधिक होती है। वेलेंटाइन श्रेष्ठावस्था सीखने का आदर्श काल है। वेलेंटाइन श्रेष्ठावस्था सर्वाधिक संवेदनशील काल है। स्टैक शिशु अपने और अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखते हैं। स्टैक जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। ठीक है, श्रेष्ठावस्था के लिए नवजात शिशु जन्म से 30 दिन, श्रेष्ठ काल जन्म से 2 वर्ष। सीली ने श्रेष्ठ काल का समय जन्म से 5 वर्ष। श्रेष्ठावस्था जन्म से 5 वर्ष। कोई बच्चा दे दो, मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर या अन्य कुछ भी, सबसे ज्यादा बात है या अन्य कुछ भी बना सकता हूं। श्रेष्ठावस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की अन्य सभी अवस्थाओं में सर्वाधिक। नवजात शिशु जन्म से 30 दिन, श्रेष्ठ काल जन्म से 2 वर्ष।
जिन्हें मैं 10 प्रकार का समय जन्म से 5 वर्ष 10वां अवस्था जन्म से 5 प्रमुख कथन सबसे ज्यादा बार ये पूछा गया। वास्तव मुझे कोई बच्चा दे दो, मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर या अन्य कुछ भी बना सकता हूं। डॉक्टर, इंजीनियर या अन्य कुछ भी बना सकता हूं। वास्तव सहस्त्रावस्था में सीखने की सीमा में तीव्रता विकास की अन्य सभी अवस्थाओं में सर्वाधिक। वैलेंटाइन दूसरी जो परिभाषा हमें याद रखनी है वो वैलेंटाइन की है। सहस्त्रावस्था सीखने का आदर्श काल, सहस्त्रावस्था सीखने का आदर्श काल है। फिर वैलेंटाइन सहस्त्रावस्था सर्वाधिक संवेदनशील का, सहस्त्रावस्था सर्वाधिक संवेदनशील का। स्टेप शिशु अपने और अपने संसार के बारे में, शिशु अपने और अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से, अधिकांश बातें खेल के माध्यम से। इस तरह की परिभाषा है। जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक, जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास कर, जीवन का शिलान्यास कर। वैलेंटाइन सहस्त्रावस्था सीखने का आदर्श काल। वैलेंटाइन की परिभाषा लिखेंगे सहस्त्रावस्था सर्वाधिक संवेदनशील काल। स्टेप शिशु अपने और अपने संसार के बारे में